पहला सवाल है, संभवतः ये प्रैक्टिस करवाए भी होंगे कि न्यूटन का पहला गति नियम किसका कंसेप्ट देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आपका है ये किसका कंसेप्ट देता है, ये बतलाना है। एनर्जी का देता है, वर्क का देता है, मोमेंटम का देता है या इनर्शिया का देता है। चार ऑप्शन दे रहा है, एनर्जी, वर्क। सब लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे क्या क्या दे रहा है। चार ऑप्शन क्या क्या है, एनर्जी है, वर्क है, मोमेंटम है और इनर्शिया है। ये क्या क्या है, एनर्जी, वर्क, मोमेंटम और इनर्शिया। बतलाइए क्या होगा। क्या बात है, सभी लोग जवाब दे चुके हैं। किसका कंसेप्ट है, इनर्शिया का कंसेप्ट देता है। इसलिए देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अगर दे दे कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रिंसिपल पर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, सेकेंड लॉ पे या आर्किमिडीज सिद्धांत पे। रॉकेट किस पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे, ये भी बता चुके हैं। क्या होता है, क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर लिखिएगा जिससे पता चल पाएगा कि आप लोग जवाब किसका दे रहे हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस पर होता है, रॉकेट। अगर लॉ पूछ दे तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति के तीसरे नियम पर क्या है, यह आधारित है। लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछ दे तो यहाँ पे लॉ था एक्चुअली, सिद्धांत मतलब यहाँ लॉ था, लेकिन प्रिंसिपल पूछ दे तो एक्चुअल में तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत जो है, इस पर आधारित क्या है, रॉकेट का। तो दो याद रखिएगा, नियम पूछ दे तो थर्ड लॉ, अगर प्रिंसिपल पूछ दे तो आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ चूंकि आप लीनियर मोमेंटम का कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं था, सब लॉ ही पूछ रहा था, तो हम लोग जवाब दे दिए। अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या फैराडे के द्वारा। बतलाइए ग्रेविटेशन का लॉ किनके द्वारा दिया गया, तो सबको पता होगा। भाई सभी लोग जवाब दे, जितने भी मौजूद हैं सभी लोग जवाब। जो पढ़े भी हैं, एफ बराबर जी गुने m1 m2 बट्टा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, इनर्शिया है, स्पीड है, रिएक्शन है या मोमेंटम। अच्छा क्वेश्चन है कि पत्थर को आप ये करते हैं, पांव से मारते हैं तो आपके पांव में जो चोट लगता है इसका कारण क्या है। चार दे रहा है, इनर्शिया पहला ऑप्शन दे रहा है, ये है इनर्शिया। दूसरा है वेग यानी कि वेलोसिटी। तीसरा हमारा है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। और चौथा हमारा है संवेग, जिसको क्या कहा जाता है, मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। क्या हो जाएगा बताइए तो। क्या बात है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। बताए भी होंगे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि प्रत्येक एक्शन के अपोजिट क्या लगता है, रिएक्शन लगता है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा कि साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है, समदाबी प्रक्रिया को। काफी बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, आइसोबारिक प्रोसेस को। दूसरा कहता है यह आइसो कोरिक प्रोसेस को बतलाता है। तीसरा कहता है कि यह आइसोथर्मल प्रोसेस को बतलाता है। और चौथा कहता है कि यह एडियाबेटिक प्रोसेस को बताता है। ये किसको बताता है, बतलाइए। क्या बात है, कोमल जी का, प्रतिभा जी का, साधना जी का, चंदन जी का, शिवम जी का, तो पहले ही से जवाब दे चुके हैं। क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस।
अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? यानी कि अपेरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट से कम कब होगा? अपेरेंट वेट जो है यह एक्चुअल वेट से कम कब होता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बतलाएं। ये भी बता चुके हैं हम कई दफा। क्या हो जाएगा? अपेरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट से कब होगा? जब लिफ्ट कहा जाए नीचे की ओर जाता है कुछ त्वरण से। क्या हो जाएगा? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही। अगला प्रश्न है, निम्न में से आभासी बल कौन सा है? स्यूडो फोर्स। ये भी कई दफा पढ़ा चुके हैं। वर्चुअल फोर्स या स्यूडो फोर्स कौन है? 4 ऑप्शन दे रहा। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री सेंट्रीपीटल। पहला क्या है? सेंट्रीपीटल। दूसरा क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यू सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन फोर्स है। तीसरा कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए कितना बदमाशी किया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और चौथा कह रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा कह रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या हो जाए? अब तो इजी क्वेश्चन है भाई। तो अब क्या हो जाएगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी बार बताएं कि अपकेंद्री बल जो है यह एक स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है। अब एग्जाम में क्या होगा देखिएगा, बच्चे अपकेंद्री देख के सीधे बी में टिक लगा देंगे। कभी कभी जल्दबाजी नहीं करना है, जैसे अभी हम जल्दबाजी कर रहे हैं। कह रहा एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? ठीक है, देखिएगा अलग गियर होता है वहां। तो अनुपात कितना रखता है? 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, या 1 के बराबर या उससे अधिक? क्या हो जाएगा? मतलब एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन के ड्राइवर गियर का अनुपात कितना होता है? क्या हो जाएगा आपका? 1 से कम। कितना? तो ये सब याद कर लीजिएगा, फैक्चुअल है थोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षयकारी बल है? डिसिपेटिंग फोर्स कौन सा है? डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स कौन सा पूछ रहा है? पहला गुरुत्व बल पूछ रहा है, ग्रेविटी। दूसरा पूछ रहा है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चौथा हमारा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का नंबरिंग लिखिए मदन जी, तभी तो पता चलेगा। क्या है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्षयकारी बल के नाम से जानते हैं। अगला है एनीमोमीटर, क्या मापने के काम आता है? कई दफा पढ़े होंगे। डायरेक्शन ऑफ विंड है, स्पीड ऑफ विंड है, प्रेशर का इंटेंसिटी या पवन का गति और समय। मदन जी आप ऐप के फ्री कंटेंट सेक्शन में जाइए। ऐप जब ओपन कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बार का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा फ्री पीडीएफ्स वहां पे अपलोडेड है। क्या हो जाएगा? पवन का वेग, स्पीड ऑफ विंड। जान लीजिए जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलता है? ऐप जो है, अपने ऐप को जब ओपन कीजिएगा तो फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा। फ्री कंटेंट वाले में आपको मिल जाएगा। जैसे आज मैम करेंट अफेयर्स करवाई वैसे ही। जैसे ऐप का ये होम पेज खोल रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में इस प्रकार से 3 लाइन होगा, बार होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको देखिएगा फ्री कंटेंट का सेक्शन आ जाएगा। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं? पीडीएफ को अवेलेबल कर सकते हैं। अगला है कि दूध की सघनता मापने के लिए डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे मापा जाता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क को किससे मापा जाता है? गैलेक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर या ध्रुवन माप। और चाहते हैं कि साल भर तक लगातार इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखें, इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। मात्र 500 में कोर्स है, लेकिन 30,000 से 40,000 क्वेश्चन करवा देंगे।
तो 40,000 डिवाइडेड बाई 500 कर लीजिए, खुद पता चल जाए क्या हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? अच्छा, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन किसको कहते हैं? दुग्ध स्रावी हार्मोन, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग बता सकते हैं? मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन किसको कहा जाता है? ये तो लैक्टोमीटर हो गया, लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन दे दे दुग्ध स्रावी हार्मोन, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन कौन सा है? दुग्ध स्रावी हार्मोन, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या बात है, शिवम जी का आगे क्या हो जाएगा? मदन जी का भी आया ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम बताएं थे। अगला प्रश्न है हमारा कि सापेक्ष गुरुत्व जो है, रिलेटिव ग्रेविटी का, किसका? रिलेटिव ग्रेविटी वास्तव में किसका रेशियो? रिलेटिव ग्रेविटी वास्तव में यह किसका रेशियो? मैटर का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी, मैटर का डेंसिटी और 0 डिग्री पर वाटर का डेंसिटी, 4 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी और मैटर का डेंसिटी, या मैटर का डेंसिटी और 4 डिग्री पर जल का डेंसिटी। क्या बात है, कोमल जी का जवाब आया है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, यानी कि रिलेटिव ग्रेविटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ मैटर, जिसका निकालना है, जैसे हाइड्रोजन का ही निकालना है, तो यहाँ क्या कर देंगे? डेंसिटी ऑफ मैटर, उसका हम ऊपर रख देंगे, अब बाई नीचे क्या लिख देंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सब फॉर्मूला नोट करते चलें, जो सब फ्री क्लास में है, बाद बाकी जो पेड में है उनको तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। आगे आते हैं हम लोग, डेली चलेगी भाई, डेली चलेगी। अब कभी एक आध दिन अब गर्मी है, अब हम ही बेहोश हो जाए, लू मार दे, वो अलग बात है, लेकिन चलेगी। चूंकि गर्मी है तो थोड़ा हम लोग भी बच के ही चल रहे हैं, क्योंकि वृद्धा अवस्था में है, बूढ़ा लोग के लिए थोड़ा ज्यादा टेंशन होता है। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन अभी से लेके पूरे आगे जितना भी एग्जाम है उसके लिए जरूर चले। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम नहीं लेंगे तो मैम है, मैम रहेंगे, वो करेंट अफेयर्स करवाएंगे, हम तो लेंगे, फिर एक और मैम है वो भी करवाएंगे, यानी कि अब लगातार करंट चलते चलेगा एमसीक्यू से। ये हम निकालने का तरीका भी बताए हैं डायमेंशन का, अगर नहीं पता होगा तो फिर यूट्यूब पर इसका सेशन होगा, यूट्यूब पे बताए हुए किस प्रकार से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स 2। अगला प्रश्न है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? पुरुष में पूछ रहा है भाई, रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी बेरी है, या एनीमिया है? बहुत बढ़िया कमेटी, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। क्या हो जाएगा? बस आप लोग इतना हेल्प कीजिए, ऐप को जरूर प्रमोट कीजिए, क्योंकि आप लोग से बड़ा स्ट्रेंथ मेरा कोई नहीं। तो जो भी दोस्त मित्र हो उसको कसम देकर, ठीक है, कि 10 लोगों को शेयर करे, अच्छा सपना आएगा, ठीक है, इस टाइप से करके भी भेज के थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए। फी तो देख ही रहे हैं, बड़ा मिनिमम हम लोग रखते हैं। तो विटामिन B6 जो है वह क्या होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी, या एनीमिया? तो देखिए विटामिन B6 जो है इससे एनीमिया होता है विटामिन, ठीक। और याद रखिएगा विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसका क्या है? दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, अब ये बताइए, देखिए एक चीज तो हम बता ही दिए, अब ये बताइए, आएगा वो भी जल्द आएगा। अभी 17वीं बीपीएससी के लिए ना क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर पीछे हम लोग का बहुत छूट गया है, कुछ बच्चों का कहना था कि सर सिलेबस पूरा कर चुके हैं लेकिन आपसे एक बार पढ़ना है। तो 17th बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स है, ये 90 दिन का है, आज 90 डेज का है ये कोर्स। इसमें 17th बीपीएससी का जितना भी सब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चाहते हैं कि इससे जुड़ना, तो मात्र ये कोर्स आपको 1500 में मिल जाएगा। 2000 इसका प्राइस है, लेकिन आप जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 1500 में ही मिलता है।
तो जरूर जुड़िए इससे। इससे फायदा होगा कि अगर मान लीजिए आप पढ़ चुके हैं, सपोज कीजिए आपका पॉलिटी कंप्लीट है, सपोज कीजिए कि आपका ज्योग्राफी कंप्लीट है, लेकिन देखिए एज ए टीचर हम लोग भी भूलते हैं, अगर हम लोग भी नहीं टच में रहे तो भूल जाएंगे। तो आप रिवीजन करने के लिए भी ले सकते हैं, चाहे टीआरई 4 आप देंगे उसमें भी काम आ जाएगा। जिन बच्चों को टीआरई 4 देना है उनमें भी ये सब काम आ जाएगा, इसके लिए जुड़ सकते हैं। और फी बहुत मिनिमम है 1500, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और भी दोस्त हो उनको भी रिकमेंड की। विटामिन B2 का अदर नेम क्या है? नहीं, आपका जो चल रहा है वो तो ठीक ही है, उसको नहीं लीजिए आप, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बहुत छूट गया है, जैसे रिसेंट में है कोई बच्चे, वो सब ले सकते हैं। आप तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन, क्या बात है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। और भी जो आपके दोस्त मित्र हो उनको रिकमेंड कर दीजिए। अगला है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बच्चा बच्चा बता दे, बतलाइए। और साथ में बताइएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, नेम क्या है? तो ये हमारा क्या है, अस्थि को, बोन को करता है। अच्छा, ये त्वचा को, स्किन के लिए कौन होता है? स्किन के सुंदरता के लिए कौन सा हार्मोन है, बताइए तो। देखते हैं आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं, स्किन या बाल के लिए ना बच्चे लोग बहुत इसका सेवन करते हैं। साथ साथ जो पूछते हैं ना उसका भी जवाब देते चलिए। स्किन के लिए विटामिन सी से नहीं होगा भाई, मतलब स्किन है तो सी ही नहीं हो सकता है क्या? मतलब लड़कियां ही सुंदर होंगी। विटामिन ई याद रखिएगा, विटामिन ई याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में पूछ रहा है। तो एमसीक्यू बैच से जरूर जुड़िए, 2 बैच आपके लिए मस्ट है, एक एमसीक्यू बैच से जुड़ जाइए, प्लस जो 17th बीपीएससी के लिए जो अभी आया है क्रैश कोर्स, वो जुड़ सकते हैं। इसी 2 से ना आपका जो भी आगे का परीक्षा है, चाहे 70वीं दे लीजिए या बीएसएससी सीजीएल आप देना चाहते हैं, सबके लिए आपको काम कर जाए, या टीचर का देना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, बच्चा में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी के कारण? किसकी कमी के कारण बताइए, तो ये तो पता भी हो। हड्डी मुड़ के धनुष जैसा हो जाता है, ठीक है, बच्चा का जब हड्डी होगा ना, ये पूछ भी देता है बो शेप्ड, इस प्रकार से धनुष जैसा आकृति होगा। ये तो पता ही है किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियो अर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए? अच्छा क्वेश्चन, फंसिएगा इसमें, फंसने की उम्मीद जग चुकी है। अब देखते हैं आप लोग कैसे निकलते हैं मेरे चक्रव्यूह से। और जैसा हम जान रहे थे, लोग फंसे, शिवम जी फंस गए, चंदन, प्रतिभा जी और चंदन जी नहीं फंसी है भाई, क्या हो जाएगा, कैल्शियम के अवशोषण के, ठीक है। विटामिन डी का एक और काम याद रखिएगा कि ये कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को यह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये भी इसका काम है। एक और क्वेश्चन देता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है? याद रखिए, क्योंकि ये कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए यह हार्मोन की तरह भी क्या करता है, काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है, तो वह विटामिन डी। लेकिन पूछ देगा कि क्यों करता है, ये भी दे देगा कि विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है।
अब कारण में पूछेगा तो बोलिएगा इट रेगुलेट्स या इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यह कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को क्या रखता है, नियंत्रित रखता है। अगला है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन डी। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन बी 12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। इसलिए इसका नाम जो है, अन्य नाम बाबू क्या है, साइनो कोबालामीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनो कोबाला मीन के नाम से जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि कौन से टेस्ट से हम लोग को पता चला कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। सब बच्चा लोग को लगता है चीट मिल गया है क्या, पहले ही जवाब पता रहा था। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। अगला प्रश्न है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि मेडिसिन और उनके फंक्शन के स्टडी, उसके फंक्शन के स्टडी को क्या कहते हैं। तो हिंदी में शायद आसान है, औषधि निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान। क्या हो जाए, ये हो जाएगा औषधि प्रभाव विज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है, निकोटीन, हीरोइन, मैरिजुआना या कोकीन। ये तो आप लोग खाते भी होंगे तो पता होगा आप लोग को, क्या तो बताइए क्या होता है तंबाकू। क्या बात है, इतने लोग लगता है खा रहे हैं। क्या आ जाएगा, निकोटीन हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से, पोलियो, रिकेट्स शिवम जी सबसे पहले जवाब दिए थे, स्कर्वी या ग्वाइटर। आयरन की कमी से। आप देखिए यहां भी फंस सकते हैं। अब लौह की कमी से तो एनीमिया आप लोग पढ़े हैं क्या बचपन से। क्या बात है, फंस काहे नहीं रहे हैं आप। योगी सरकार का जादू नहीं चल रहा। क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अरक्तता, एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हाइयोग्लोबिन या मायोसिन। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आउट है। चलिए कम से कम रिटेंशन कैपेसिटी पता चलेगा कि कितना याद है, रिवीजन पता हो जाए। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है हमारा कि आयरन की कमी से क्या होता है, अरुचि होता है और रक्तता होता है, बहुलोहितानुरक्तता होता है या श्वेताणु न्यूनता होता है आयरन की कमी से। ये तो हम पहले भी बतला चुके हैं। क्या हो जाएगा हमारा, अरक्तता, एनीमिया हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ए, सी, डी या ई। दो प्रकार का विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये जल में घुलनशील विटामिन है, क्या हो जाएगा, विटामिन सी। अच्छा एक मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ये भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना देता है। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बतलाइए। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से है, विटामिन सी, ये तो पता भी हो। अगला है विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं, एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं
या एलेजेइक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी क्या हो जाएगा, हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका, विटामिन सी जो है यह किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरी या फाइनोडर्मा। क्या होगा बताइए। विटामिन बी की कमी से, तो सबको पता है क्या हो जाएगा, बेरी। अगला प्रश्न है, अब ये बतलाइए तो, इसका मिलान करना है। ऐप के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए आप लोग, और भी दोस्त मित्र को बतलाइए। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड या सुपर ऑक्साइड, ड्यूमिटिस या इधर है प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट, सामक, स्वामक मतलब पिंच, एंजाइम या राइबोफ्लेविन। पता भी होगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किसको कहा जाता है, बतलाइए। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। क्लोरोफिल आपको कहाँ पर रहता है, फोटोसिंथेसिस में। कैरोटीनॉइड क्विंचर की तरह काम करता है। सुपर ऑक्साइड एक बचा तो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। अगला, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। अभी जस्ट हम लोग चर्चा की है कि एक टेस्ट से हम लोग को पता चला है इसके बारे में। क्या, कौन सा विटामिन है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसको साइनो कोबालामीन के नाम से जानते हैं। अगला है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है, कोबाल्ट, जिंक, आयरन या निकेल। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है, तो अभी जस्ट बतलाए हैं कि क्या रहता है, कोबाल्ट रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी होने पर प्रनासी रक्ताल्पता हो जाती है, विटामिन B5, B12, B6 या विटामिन सी। विटामिन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक दो आप सेशन में जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे उससे आप एग्जाम में मिला लीजिएगा, हम तो स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देंगे, ठीक है, खुद देख लीजिए। क्या हो जाएगा, विटामिन B12। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो अभी जस्ट बतलाएं, विटामिन B12 है। अगला है, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में कौन मदद करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तभी फायदा होगा। तो क्या है, विटामिन ए जो है यह इन्फेक्शन को भी रोकने में मदद करता है। वैसे तो पता है कि यह इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये तो आप लोग को पता भी होगा, लेकिन यह इन्फेक्शन से भी लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपपाचन के लिए, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में या एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बतलाएं कि स्किन को स्वस्थ रखता है,
और स्किन में क्या है, एपिथेलियम पाया जाता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, त्वचा के बारे में जो बताए थे। अगला रक्त के स्कंदन में, तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, ब्लड कोगुलेशन में कौन सा विटामिन जो है वह मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपको पता भी होगा कि कौन मदद करता है, तो विटामिन के जो है वह रक्त स्कंदन में क्या करता है, मदद करता है। आप एक चीज बताइए, विटामिन के जो है यह मनुष्य के किस अंग में बनता है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ट्विस्ट करें कि विटामिन के जो है यह मनुष्य के किस अंग में बनता है, तो क्या बोलिए? जरूर जवाब दीजिए कमेंट में। बहुत बढ़िया, शिवम जी का जवाब आया। कहाँ बनता है, लीवर में, यकृत में। याद रखिएगा, विटामिन के का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, रतौंधी, रिकेट्स या पेलाग्रा। अभी जस्ट हम लोग इसकी चर्चा किए हैं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। अब बहुत लोगों का यहाँ मिसकंसेप्शन क्या होता है कि रतौंधी में लोगों को अंधेरा में नहीं दिखता है। भैया अंधेरा में किसी को नहीं दिखता है, अगर अंधेरा में दिखने लगे तब बीमारी, ठीक है, नहीं तो चमत्कार कह लीजिए। क्या होता है रतौंधी में कि डिम लाइट में हम लोग नहीं देख पाते, हल्का जो लाइट होगा उसमें हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, मूली है, नारंगी है, गेहूं है या गाजर है? इसके बारे में भी कई दफा चर्चा कर चुके हैं कि बीटा कैरोटीन के बारे में जब हम बता रहे थे, पिगमेंट के बारे में, तो बताए थे किस प्रकार से बीटा कैरोटीन जो है हम लोग की आंख की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है। और बीटा कैरोटीन कहाँ पर मौजूद होता है, तो यह गाजर में क्या रहता है, मौजूद रहता है। अगला, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी जो है वह कौन सा विटामिन आपको प्रदान करता है, विटामिन के है, ए है, सी है और ये ई है। इसको पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन ए जो है यह इम्यूनिटी क्या करता है, प्रदान करता है। अगला है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है, साइट्रिक वर्ड ही साइट्रस से बना है, साइट्रस मतलब खट्टा। अब यहाँ पर इमली दिया है, दूध दिया है, सेब है और नींबू है। तो जो भी आपका साइट्रस फ्रूट्स है, नींबू के कुल का जो भी है, जैसे नींबू हो गया, फिर संतरा सब होता है, उस सब में क्या पाया जाता है, आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सा है, यानी कि यूनिट ऑफ किडनी कौन सा है, यूनिट ऑफ किडनी कौन सा है, एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या पित्त फाइबर। बताए भी थे कि किडनी के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हम बताए थे वृक्क के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। किडनी के स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक्सॉन किसका पार्ट है, अगर आपको हम थोड़ा ट्विस्ट करके पूछिए कि एक्सॉन किसका पार्ट है, तो क्या बोलिएगा? नेफ्रॉन तो हम समझ गए कि नेफ्रोलॉजी है, किडनी का स्टडी है, लेकिन एक्सॉन किसका पार्ट? थोड़ा सा हिंट दे दे कि हम लोग एक्सॉन और डेंड्रॉन के बारे में आपको बतलाए थे, याद कीजिए तो। एक्सॉन और डेंड्रॉन के बारे में हम चर्चा किए थे, बहुत बढ़िया। किसका पार्ट है बाबू, न्यूरॉन का पार्ट, ठीक है। एक्सॉन किसका पार्ट होता है, न्यूरॉन का पार्ट होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो अभी जस्ट बतलाएं, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गुर्दे या किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, अभी जस्ट फिर हमारा नेफ्रॉन हो जाएगा, रिपीट हो गया। अगला, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए जिम्मेदार है, वाटर बैलेंस के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, कभी कभी वाटर बैलेंस के जगह पर आपको क्या दे देगा वर्ड, ऑस्मो रेगुलेशन, की कौन सा ऐसा अंग है जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जवाबदेह है, जो क्या है, हार्ट है, हृदय, लीवर, किडनी या फेफड़ा।
तो क्या हो जाएगा आपका, किडनी का काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड और साथ साथ वाटर बैलेंस। एक तो वाटर बैलेंस करता है और दूसरा तो पता है रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अगला प्रश्न है हमारा कि मूत्र बनता है, यूरिन कहां पर बनता है, कलेक्टिंग डक्ट में। अच्छा क्वेश्चन, कलेक्टिंग डक्ट में, कॉलेसिस में, मूत्र वाहिनियों में या मूत्राशय में। मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो जाए, ये क्वेश्चन संभवतः बीपीएससी पूछ चुकी। क्या हो जाएगा आपको, संग्राहक वाहिनियों में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये ओवरऑल हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आज का सेशन। डेली हम लोग 7 या 7:15 में मिलेंगे फ्री सेशन के लिए, इसमें आप सभी लोग जुड़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू सेशन ये ले तो मात्र 500 में आपको मिल जाएगा। ये 500 में पूरे कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जो 1 साल तक जो भी एग्जाम है इस सब की तैयारी के लिए आपको यहाँ एमसीक्यू मिल जाएगा। जीएस का चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो, और चाहते हैं 70वीं बीपीएससी या टीआरई 4 का ये कर, तो क्रैश कोर्स आया है मात्र 1500 में, वो ले सकते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का, शुभ रात्रि।